ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जनादेश 2022 उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव वाले इन राज्यों में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनावों की। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ भाग ले रहे हैं गोरखपुर से आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ल और लखनऊ से बिजनेस स्टैंडर्ड के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं गोरखपुर, जहां आदित्य शुक्ल मौजूद हैं। आदित्य जी, सबसे पहले यह बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है, किस तरह से माहौल बदल रहा है? चुनाव आयोग ने प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव होने हैं। और इसके साथ ही ये चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी और सभी राजनीतिक दलों के लिए कि ऐसे मुश्किल समय में सकुशल कैसे चुनाव संपन्न कराए जाएं। चुनाव आयोग ने कई प्रतिबंध लगाए हैं और उन प्रतिबंधों को देखते हुए भी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए, चुनाव की घोषणा के बाद से एक पूरी तरह से माहौल बदल गया है। और अब क्योंकि 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने सभी रैलियों पर, सभी तरह के जनसभाओं पर रोक लगा दी है। कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकता है और किसी तरह से पदयात्राएं नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियों के लिए जरूरी है कि वो ऑनलाइन अपने ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराएं और उसी माध्यम से अपने अपने मतदाताओं तक पहुंच बनाएं। तो कठिन समय में चुनाव है, सभी के अपने मुद्दे हैं। आदित्य जी, मुद्दों की बात हो रही है तो इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे राज्य के मतदाताओं को कुछ ज्यादा ही प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। हाल फिलहाल आपने देखा था कि किसान का कुछ आंदोलन भी था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ओवररीच करके ये आंदोलन खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और न केवल अर्थव्यवस्था की बात करें बल्कि जो रोजगार सृजन का जो पूरा दायित्व है ये कृषि क्षेत्र के ऊपर बहुत पूर्ण करता है। मुझे लगता है कृषि क्षेत्र, इसके साथ ही साथ जो है रोजगार का मुद्दा भी छाया रहेगा और यूथ का भी मुद्दा रहेगा। अभी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरुआत भी करी है। करीब 1 करोड़ बच्चों को ये मिलेंगे। तो ये 3 मुद्दे प्रमुख रूप से मुझे लगता है कि इस पूरे जो आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव इसमें छाए रहेंगे। जो ये विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हुआ, जो ये मथुरा की चर्चा चल रही है, ये कितना असर डालेगा? मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश का पूरा जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ जुड़ा हुआ है और काफी समय से जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको एक ऐसा लगता था कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं वो माइनॉरिटीज अपीजमेंट के चलते, उस तरीके की पॉलिसीज के चलते उनके जो आस्था के जो विषय रहते थे उनको दरकिनार करती थी। तो पहली बार शायद उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई है जो बहुसंख्यक वर्ग का जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसकी बात करती है, न केवल बात करती है बल्कि जो वादा करती है उसको पूरा करने का भी काम करती है। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं जो वोटिंग पैटर्न रहेगा इस पे एक रूलिंग पार्टी के फेवर में थोड़ा सा सकारात्मक मुझे लगता है इसका पहलू आ सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से आदित्य शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, वीरेंद्र जी को सुन रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने सही कहा, ये कुछ मुद्दे जो आपने गिनाए, चाहे वो किसानों के हो या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है उत्तर प्रदेश में, ये सारे मुद्दे मुख्य बिंदु रहेंगे इस आने वाले चुनाव में। और जैसे कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उसके बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि कैसे पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई है। उनका कहना है और इस पर काफी जोर देकर वो कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 एक्सप्रेसवे दिए हैं, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे बड़े एक्सप्रेसवे हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि उन्होंने 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी उत्तर प्रदेश को दिए हैं। जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास होता है। अयोध्या और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि उन्होंने
सड़क यातायात को तो बेहतर किया ही है, साथ ही हवाई यातायात पर भी काफी ज्यादा जोर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो सरकार का कहना है कि पहले लगभग 2 दर्जन के करीब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होते थे उत्तर प्रदेश में, और अब इनकी संख्या पिछले 5 सालों में बढ़कर 59 हो गई है। सरकार कहती है कि वो सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से उनका कहना है कि उन्होंने 2 एम्स उत्तर प्रदेश को दिए हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। इसके अलावा कोरोना की महामारी के समय न केवल ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बना है, बल्कि टीकाकरण और कोविड नमूनों की जांच में भी पूरे देश में नंबर 1 है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी अगर हम देखें, पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। कानून व्यवस्था की भी बात करते हैं, जहां पर सरकार का कहना है कि उन्होंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। शिक्षा के क्षेत्र को ले लीजिए, सरकार का कहना है कि हमने प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प किया, स्कूली बच्चों को ड्रेस और स्वेटर, उनके जूते मोजों के कपड़े सीधे उनके बैंक खातों में डाले। तो एक और बड़ा रोजगार का मुद्दा है। सरकार कहती है कि पिछले 4.5 साल में उन्होंने 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सरकारी नौकरियों में जो पहले कई तरह के आरोप लगते थे, सरकार का कहना है कि अब पिछले 4.5 साल में इस तरह का बिना भेदभाव के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मैं जानना चाहूंगा वीरेंद्र सिंह रावत जी से कि सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, इस पर विपक्ष के क्या रवैया रह सकता है? वीरेंद्र जी, जो भी विपक्ष में रहता है वो हमेशा जो है सरकार के जो भी काम होते हैं उसको वो उसके नगण्य लेके चलता है। बीजेपी पहले जब सत्तारूढ़ नहीं थी तो वो भी इसी तरह के आरोप लगाती थी। तो विपक्षी पार्टियां जो है सरकार को घेरेंगी और घेरना शुरू भी कर दिया है कि जो रोजगार वाला जो मुद्दा है, जो 2 साल से कोविड काल रहा है, इसमें जिस तरह से नौकरियां लोगों की छिनी, जो पलायन हुआ, रिवर्स जो माइग्रेशन हुआ, उसके बाद जो मौतें हुई, उस तरीके की चीजें गिनाएंगी और किसानों का मुद्दा उठाएंगी। कहना शुरू भी कर दिया विपक्षी पार्टियों ने कि किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा है, खरीद सही नहीं हो रही है और खाद की बहुत परेशानियां हुई, खाद के लिए लाठियां मिल रही हैं। इस तरीके की बातें जो है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बसपा हो, इस तरीके की उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि युवाओं के लिए भी, मतलब किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खासतौर पर पिछले आप देखेंगे 1996 के बाद के चुनाव में इन्हीं तीनों दलों का बोलबाला रहता रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहने जा रही है? मुझे लगता है कि 2012 में जब से बसपा की जो सरकार जब चली गई थी और अखिलेश यादव ने सरकार बनाई थी, तब से बसपा एक बहुत फ्रिंज प्लेयर की तरह यूपी में रह गई है और पिछले जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। जो कि उनका वोट परसेंट अगर देखें तो बहुत ज्यादा वो नीचे भी नहीं गया है, लेकिन वो वोट परसेंट जो है इम्प्रूव कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इनकी भूमिका अभी जो परसेप्शन है, जो एक छवि बनी हुई है कि शायद बहन जी जो है बीजेपी को लेके थोड़ा सॉफ्ट हो रही हैं, क्योंकि बहन जी को शायद लगता है कि सपा अगर जो है सरकार ना बनाने की स्थिति में रहे, कमजोर रहे, तो उनको आगे चल के बसपा को ज्यादा फायदा शायद मिलेगा बनस्पत भाजपा के मजबूत रहने या सरकार फिर से बना लेने में। तो मुझे लगता है कि बसपा जो है अगर टैसिट अंडरस्टैंडिंग कहें, जो कहते हैं कि दृश्य के पीछे जो है दोनों में कोई समझौता ऐसा है, तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जैसी स्थिति शायद बने। ऐसा दिखता भी है और ऐसा परसेप्शन भी है। पब्लिक परसेप्शन है खासतौर पर नेशनल लेवल पर जो माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो क्या ऐसा जमीनी स्तर पर भी लग रहा है? आप उत्तर प्रदेश में हैं इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके विचार। जी, मैं एकदम सही आप कह रहे हैं। जैसे आपने अभी आज की भी घटनाक्रम देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, पहले बसपा में रहे, सपा में भी रहे, वो छोड़कर जो है सपा के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं और भी कई विधायक हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है इंडिकेशन वो रहता है कि बड़े नेता किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी अमुक पार्टी में अगर जाते हैं तो किस पार्टियों में ज्यादा जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ हफ्तों से कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इन्हीं दोनों पार्टियों में बड़े नेता दूसरे दलों के आना जाना लगा हुआ है। वीरेंद्र जी, ये तो भारतीय चुनावों का एक जनरल फेनोमेनन है कि चुनाव आते ही ये सब शुरू हो जाता है। जानना चाहेंगे कि ये जो 3 विश्वविद्यालय हाल ही में जिनका शिलान्यास हुआ सहारनपुर में, अलीगढ़ में, तो इनका क्या असर पड़ेगा? युवाओं को लुभाने में कितना कारगर होंगे? किस तरह से इसको प्रभावित करेंगे चुनावों को ये सब चीजें?
युवाओं को जो है लुभाने का काम जो है सारी पार्टियां करती है। बीजेपी ने भी शुरुआत करी, 1 करोड़ जो स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने से शुरू किया और फाइनल ईयर स्टूडेंट को शुरू किया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। तो ये जो विश्वविद्यालय और इस तरह के संस्थान बन रहे हैं, तो एक तो वहाँ के जो लोकल छात्र होते हैं उनको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उस बड़े संस्थान के आने से अगल बगल की अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो युवाओं का वर्ग है, जिस तरीके के काम 5 साल में सरकार ने किए हैं, तो इसका फायदा सरकार है उनको मिलेगा। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले कितने वोटर हैं? काफी अच्छी संख्या है, करीब 24-25 करोड़ की हमारी टोटल जनसंख्या है। जो युवा है जो पहली बार वोट डालेगा बहुत जागरूक है, उसके पास स्मार्टफोन है, उसके पास तकनीकी है, तो वो दिन भर उसी में रमे रहते हैं। तो उनको कोई भी पार्टी जो है बहुत एक हद से ज्यादा उनको लोक लुभावन नारों से प्रभावित नहीं कर सकती है। तो बहुत जागरूक मतदाता है हमारा और जिस तरीके के काम पिछले 5 साल में हुए हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वैसे तो बीजेपी का भी जो है संकल्प पत्र नहीं आया है, लेकिन फिर भी कई मंचों पे जो कहा जा रहा है, तो युवाओं को लुभाने का प्रयास भी है और जो काम है वो दिखता भी है। तो मुझे लगता है इसका फायदा इनको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हों और चाहे मुख्यमंत्री योगी हों, ये दोनों लोग बार बार विकास पर वोट की बात करते हैं और हाल फिलहाल के बहसों में देखा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो कई विकास का खुद श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इससे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में कोई ऊहापोह की स्थिति है या मतदाता क्लियर कट हैं? कुछ ऐसा आपको लगता है? अखिलेश यादव की भी पिछली सरकार थी, उन्होंने भी कुछ एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत करी, इस तरीके कुछ काम किए। मेट्रो का काम भी शुरू हुआ था पिछले सरकार में और इन्होंने आने के बाद तो बहुत ही तेजी से उसको आगे बढ़ाया। मेट्रो का हो चाहे हाईवेज का हो, एयरपोर्ट्स का हो, जेवर एयरपोर्ट तो बहुत सालों से, करीब 20 साल से अटका काम था, तो शुरू हो गया। तो विकास का मुद्दा छाया रहेगा और अखिलेश यादव ने भी देख लिया है कि कुछ हद तक ही आप जो है अपने चुनावी वादे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज दिखती नहीं है या अगर आप उसको बहुत कन्विंसिंगली जनता के सामने नहीं रखते हैं तो जनता उससे प्रभावित नहीं होती। इसलिए बहुत तेजी से, बहुत जोर शोर से जो है सारी पार्टियां, खासतौर से बीजेपी और सपा जो है ये विकास की बात करती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो कि गुजरात से आते हैं, गुजरात का मॉडल लेके आए थे, डेवलपमेंट मॉडल, वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत करी। उसके बाद आपने देखा यूपी में भी 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें करीब 4,68,000 करोड़ के आसपास के जो है एमओयू साइन हुए। विकास की ही धुरी के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे वो किसान का भी मुद्दा हो, चाहे जितने भी मुद्दे, अगर लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो विकास से ही जुड़ा है, क्योंकि किसी भी प्रदेश और प्रांत में तभी निवेश आता है जब वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही होता है। तो वो भी एक विकास की प्रक्रिया की सतत प्रक्रिया का ही एक अंग होता है। कानून और व्यवस्था की स्थिति जो बेहतर हुई है इसको बीजेपी बार बार भुना रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिना जाति की राजनीति से बात पूरी नहीं होती है। इन दोनों मुद्दों का कितना असर पड़ेगा, कानून और व्यवस्था और जाति? कोई भी विशेष वर्ग है या कोई भी जाति समूह है तो उसकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। मेजोरिटी एक कास्ट का इक्वेशन होता है, उसको भी नजरअंदाज करना मुझे लगता है सही नहीं होता है। इस बार भी ये मुद्दे छाए रहेंगे, लेकिन ये मुद्दे जो है प्रभावित जरूर करते हैं, टिकट बंटवारे में को लेकर भी और जो वोटिंग होती है उसको भी प्रभावित तो जरूर करते हैं। इसको हम लोग नकार नहीं सकते। चलते चलते आदित्य शुक्ला जी, आप एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए इन चुनाव पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुद्दे रहेंगे इस बार वो विकास है, कानून व्यवस्था है और कोरोना संक्रमण में कैसे सरकार ने काम किया है, रोजगार है, महंगाई है, यही सभी मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा जैसे समाजवादी पार्टी ने कई छोटे दलों से क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है, इसका कितना असर पड़ता है, क्या ये गठबंधन वोट में तब्दील होता है और ये वोट क्या सीटों में तब्दील होते हैं, तो ये एक बड़ी दिलचस्प देखने वाली बात होगी और इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव रहने की उम्मीद है। वीरेंद्र जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी, जैसे अभी आदित्य जी बता रहे थे, एकदम सही कहा इन्होंने। यूपी का चुनाव रहेगा, जैसे मैंने पहले शुरुआत भी करी थी, फार्मर का इशू रहेगा, क्योंकि फार्मर हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और रोजगार सृजन के लिए भी देखें। और उसके बाद जो उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उस पर बेस्ड रहती है। तो किसानों का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर और आपका रोजगार सृजन, युवा, ये कुछ मुद्दे जो है बहुत छाए रहेंगे। बाकी कुछ मुद्दे जिस तरह से गठबंधन करती हैं पार्टियां, किस तरह के टिकट किनको देती हैं, महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन उसमें रहता है कि महिलाओं पे भी काफी जोर इस बार रहा है, कांग्रेस भी जोर शोर से महिलाओं का मुद्दा। तो ये सब 4-5 मुद्दे जो है मेन रहेंगे, हमेशा से रहते हैं इस बार, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा प्रमुखता से उठाए जाएंगे और खासतौर से युवाओं का जो है काफी इसमें योगदान रहने वाला। जी, हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने और उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य की जानकारी देने के लिए आदित्य जी और वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनादेश 2022 उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRenergytalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।